एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान का कल एलामिया जारी हुआ और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से 5 अगस्त को तहरीक का आगाज कर रही है। एलामिया के अंदर जो चीजें दी गई हैं वो ऐसे लगता है कि किसी गैर मुल्की ने वो एलामिया लिखा हो तो एक रोना रोने के और कोई मुझे चीज नजर नहीं आई। किन किन मौकों पे ये था एक ऑप्शन के तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू जो है उसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता था। 2023 में उनको इलेक्शंस की ऑफर हो गई थी। 26 नवंबर 2024 को का लॉन्ग मार्च हुआ है जिसके अंदर के बहुत सी तल्खी पैदा हुई। बातचीत से अभी भी आप समझते हैं ये कार्ड्स टेबल पे पड़े हुए हैं। सोए हुए बच्चे को तो कोई मुंह भी नहीं चूमता, उसका कोई दूध भी नहीं पिलाता उसको जब तक कि वो खुद रोए ना या मांगे ना चीज को। एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान का कल एलामिया जारी हुआ और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से 5 अगस्त को तहरीक का आगाज कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या टेक है आपका, इनिशियली क्या टेक है इन सारे मामलात पर, इनिशियल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर चीज़ का अमल का कोई ना कोई मुनासिब वक्त होता है, टाइमिंग होता है और माहौल होता है। इस वक्त जो माहौल है ना वो पोस्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है ठीक। और एक जो जो नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है और उसकी आवाज़ दुनिया के हर कैपिटल से आ रही है, चाहे वो वाशिंगटन हो, चाहे वो बीजिंग हो और चाहे वो मॉस्को हो, तो चाहे वो लंदन हो। तो इस मामले इस वक्त जो है ना वो अंदरूनी तौर पर एक तो हमें दहशतगर्दी का मुकाबला है, दूसरा हमें पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि हम इसको कन्वर्ट करके पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो एलामिया मैंने पढ़ा है उनका, एलामिया के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो ऐसे लगता है कि किसी गैर मुल्की ने वो एलामिया लिखा हो जिसका मतलब पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, या गैर फिर मुल्की तनकीद। क्या हाँ, क्या मतलब सर, गैर मुल्की ने लिखा है? मतलब ये कि हम आइन को ही नहीं मानते। अच्छा। हम जब जब लिखेंगे हम आइन को ही नहीं मानते, तो अच्छा। 26वीं तरमीम को नहीं मानते जो कि आइनी तरीके से की गई है। हाँ, हम इलेक्शंस को नहीं मानते। हम जो है वो SIFC को नहीं मानते, जो कि एक अदारा कायम हो चुका है। हाँ। तो फिर आप किस चीज़ को मानते हैं ये तो बताएं पहले, कि किस चीज़ को मानते हैं और क्या चाहते क्या आप, मतलब तो वो पता लगे तो फिर हम आगे उसकी कोई निशानदेही करके आगे चलें। तो इस एलामिया के अंदर तो मेरा ख्याल है सिवाय एक रोना रोने के और कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ठीक। प्रैक्टिकल चीज़ नज़र नहीं आई जिस पर हम कहें कि अमल दरामद जो है वो हो सके। अदलिया ख़त्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो गया है, तो फिर पीछे रह के गया बाकी। पार्लियामेंट का कोई वकार नहीं है, पार्लियामेंट को हम तस्लीम नहीं करते, इलेक्शंस को हम मानते नहीं है, तो फिर अब आगे किस तरफ जाना है हमने। नहीं इजाजुल हक साहब, इसमें आप ये देखिए कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली वो 10 साल कैद, सेनेट के जो अपोजिशन लीडर थे शिबली फराज साहब वो डी सीट भी और कैद भी, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब उनके साथ भी यही सर मामला, और बानी PTI ऑलरेडी जेल में, उनकी अहलिया भी जेल में। तो सर अपोजिशन तो है ही नहीं इस निज़ाम के अंदर, कहीं भी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस पर क्या तबसरा है आपका? देखिए, ऑपोजिशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को एग्जिस्ट करने के लिए एक सोच पैदा करनी होगी कि हमने मामलात को एक ऐसे तरीके से चलाना है महाजराई के बगैर, क्योंकि महाजराई एक एक्सटेंड तक आप कर सकते हैं ना। ठीक। वो महाजराई आपकी लॉन्ग मार्च से जो नवंबर में हुआ, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद आपने भी देखा, हमने भी देखा, उन्होंने भी देख लिया कि ये मसला लड़ाई मार कुटाई से हल नहीं होगा। ये मसला जो है वो गुफ्तगू शनीद से हल होगा। अब गुफ्तगू करने के लिए भी आपको चाहिए कि जी आपसे फील्ड मार्शल के अलावा आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते। तो इस तरह तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना। कई मौके ऐसे आए माजी के अंदर जहाँ पर ये गुफ्तगू को आगे ले जाने का मौका था, चाहे वो हुकूमत के साथ थी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। कई लोगों ने बीच में कोशिशें की अगर आप कि इजाजत मामला जो है। दें इजाजुल हक साहब, जी अगर जी। आप थोड़ा ब्रीफली बता सकें कि किन किन मौकों पे ये था एक ऑप्शन के तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू जो है उसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता था,
इसको इस पे ज़रा गाइड कर दे प्लीज़। 2023 मई को ले लें आप, जब उनकी पहली लॉन्ग मार्च होनी थी, ठीक उससे पहले उनको इलेक्शंस की ऑफर हो गई थी। ठीक। लेकिन उस वक्त उनकी हुकूमत क्योंकि ख़त्म हुए अभी मेरे ख्याल में 1 माह हुआ था या इस तरह कोई वक्त गुजरा था, और उनका वो नैरेटिव और उनकी वो पॉपुलैरिटी और वो चीज़ें जो है अभी बिल्ड हो रही थी, तो वो समझते थे कि हमारा, क्योंकि उनको ये बड़ी अच्छी तरह मालूम था कि अगर उस वक्त रजीम चेंज के बजाय इलेक्शंस हो जाते तो उसका नतीजा वही निकलना था जो रजीम चेंज के जरिए लाने की कोशिश की गई। दूसरी मरतबा ये जो 26 नवंबर 2024 को हुआ है, उनका लॉन्ग मार्च हुआ है, जिसके अंदर के बहुत सी तल्खी पैदा हुई और बात किया गया कि बहुत से लोग शहीद हो गए हैं, या दोनों तरफ से बातें की गई, कहीं 200 का 300 का फिगर दिया गया, कहीं चंद लोगों का फिगर दिया गया। तो उस वक्त भी, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी। वो तो अब जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने आगे खुद मीडिया के ऊपर भी बता दिया है कि हमने कोशिश की थी और कर भी रहे थे। फैमिली की तरफ से वो गए थे मिलने के लिए खान साहब से, और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने कहा कि तय भी हो गई थी, और फिर आखिरी दिन की मुलाकात जो हुई है खान साहब की, उसके बाद वो सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। और ऐसे ही मौके आते हैं ना, जब बात 26वीं तरमीम के दौरान उनकी जो टीम बैठी हुई थी, अगर वो गुफ्तगू करती रहती एंड तक, तो बहुत चीज़ें निकल आनी थी। जब वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, और स्पीकर से कहा कि आप कोई किरदार अदा करें, तो उस वक्त चाहिए था पीटीआई को कि अगले दिन ही जाके स्पीकर के साथ बैठ जाते कि हाँ जी बताएं, हमारे लोग मुश्किल में हैं, हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं इतने अरसे से, तो आए हम बैठ के बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालते हैं। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, इसमें बातचीत वाला जो बात आप छेड़ रहे हैं, जो बात आप कर भी रहे हैं, उसके आपने हवाले भी दिए, तो इसमें बातचीत से अभी भी आप समझते हैं ये कार्ड्स टेबल पे पड़े हुए हैं, बातचीत के ज़रिए ये मामला आगे बढ़ सकता है, मसला अभी भी हल हो सकता है? फिर क्या क्या उसके प्री रिक्विजिट्स उसके क्या होने चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल होने चाहिए कि वो बातचीत का सिलसिला एक आगे बढ़ सके? या आप समझते हैं कि ये अब किस्सा पारीना हो गया फिलहाल? अभी जैसे आप भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल नैरेटिव और बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं काफ़ी शिद्दत से, तो लोकल पॉलिटिक्स काफ़ी पीछे चले गई इस लिहाज से, इस पे गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, एक तो ये पहलू भी है जो जो आपने कहा और मैंने भी शुरू में बताया था कि पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान की ये 4 घंटे की लड़ाई के बाद एक एक नया तासुर पैदा हुआ है, एक नया माहौल पैदा हुआ है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो फ़ायदा हमें तब होगा जब इसको हम कन्वर्ट कर सकें इंटरनल स्टेबिलिटी के अंदर। इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा कर सकें, ताकि लोग बाहर से जब देखें कि माहौल बेहतर है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आपका इकॉनमी भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, जो कि अब काफ़ी बेहतर हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं जो रेमिटेंसेस से आई हैं, पर वो इस आर्जी जो है ना वो हल है मसले का, वो परमानेंट हल नहीं है। वो कैंसर का इलाज जो है पैनाडोल से करने वाली बात है, उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। तो इस सारे माहौल को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी चाहेगी और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो बैठकर गुफ्तगू से मामलात आगे निकालें। देखें 5 तारीख को क्या होगा, आप मुझे बताएं। जलसा उनको करने नहीं देना, क्योंकि इजाज़त नहीं देंगे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की। और खैबर पख्तूनख्वा में जितना बड़ी जलसा करना चाहें वो कर सकते हैं। पंजाब की हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो पंजाब में उनको इजाज़त दे और वहाँ पर कोई अफरा तफरी पैदा हो? इसी तरह सिंध की हुकूमत है, वो भी नहीं चाहेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो भी नहीं चाहेंगे। तो कई दफ़ा जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि एक रास्ता आप अपने लिए डायलॉग का खोलें। अगर माजी को सामने रखते हुए बात की जाए 1990 की दिहाई की, तो जब दो पार्टियां आपस में लड़ पड़ती थी, यानी हुकूमत और अपोजिशन, तो वो रास्ता देखते थे कि हम किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएं। और कोई एक जमात जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाती थी, वो दूसरी जमात को हटा देती थी, और फिर रास्ता उनके लिए हमवार हो जाता था। मौजूदा सूरत हाल में तो इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए ना। आप हुकूमत को भी नहीं मानते, आप इलेक्शंस को भी नहीं मानते, आप इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ चुके हैं 9 मई को, और आप इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कह चुके हैं। मीर सादिक मीर जाफर वाला नैरेटिव आपने बनाया,
और उसके बाद आपने तमाम 82 तनसीबात पर उनके हमला करके अच्छा पहली एजाजुल हक दफा साहब, पाकिस्तान की तारीख में। मैं आखिरी बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये मीर सादिक मीर जाफिर वाले नैरेटिव के दिनों में आपने काफ़ी कोशिश की थी, इमरान खान साहब से भी मिले थे, उस वक़्त के शायद जो पावरफुल इक़्तिदार के लोग थे उनसे भी आप राब्ते में थे और बर्फ़ पिघलाने की कोशिश भी की थी। क्या इन दिनों में भी या माजी करीब में भी कोई ऐसी कोशिश आप कर चुके, या अडयाला आप गए या करीब से देखने का कुछ चीज़ों को मौका मिला आपको? नहीं देखें, जब भी कोई गुफ्तगू होती है और वो तब होती है जब दोनों फरीक जो है वो आमादा हों इस बात पे। ठीक है। आज जब ये अब अगली बारी आएगी ना इस गुफ्तगू की, जब आएगी जबकि फरीक अव्वल जो है, जो कि इस वक्त मुश्किल में है या जेल में है, वो इस बात को तय करेंगे कि हाँ भाई अब वक्त आ गया है कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। फिर मुझ जैसे लोग हों या कोई और लोग हों जो कोशिश करना चाह रहे हो कि माहौल बेहतर हो, फिर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ सोए हुए बच्चे को तो कोई मतलब मुंह भी नहीं चूमता उसका, कोई दूध भी नहीं पिलाता उसको जब तक कि वो खुद रोए ना या मांगे ना चीज को। तो इसलिए ये सारा बॉल जो है अब उनके कोर्ट में है कि उन्होंने क्या फैसला करना है।